नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं हम, और आज हमारी संविधान की पहली क्लास है, क्योंकि हम अभी तक आपको करा चुके हैं। देखिए, हमने हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री और आपके यानी कि एंसेंट और मिडिवल यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ आधुनिक इतिहास में भी स्वतंत्रता आंदोलन, इनको सबको कंप्लीट कराया है सिलेबस के अनुसार। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हमारे यूपी पैट में दे रखे थे सब कवर करे हैं। सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चले हैं, एकदम कड़ी से कड़ी जोड़कर। उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया इंडियन इकोनॉमी, यानी कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, जितने टॉपिक थे उसके सारे हमने कराए हैं। और अब जो हमारा पार्ट बचा है वो बचा है संविधान का। और संविधान में आज जो हमारी पहली क्लास है वह है संविधान की विशेषताओं को लेकर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं संविधान की क्या विशेषताएं। अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे इनमें से कौन सी संविधान की एक विशेषता नहीं है। अब आपको सारी विशेषताएं पता होनी चाहिए। अगर आपने वो मिस किया तो फिर आप एग्जाम में आपने जो तैयारी करी वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है किस किस तरीके से। पहली बात तो ये कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके साथ साथ आपको उसे किस तरीके से सेट करना है क्वेश्चन को, समझ गए नहीं। तीसरी बात ये कि उससे जुड़े हुए हमें फैक्ट भी याद रखने हैं। चौथी बात ये कि हमारा जो टॉपिक है यहाँ से तो आए समझकर, ये किसी और परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ी बात करेंगे नहीं, क्योंकि यूपी पैट का पेपर देने जा रहे हो आप, यूपी पीसीएस का देने के नहीं जा रहे। तो आप बच्चे क्या करते हैं कि बहुत डिटेल में चले जाते हैं। अगर डिटेल में इतिहास पढ़ना है ना, सॉरी डिटेल में अगर संविधान पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, समझ गए नहीं। एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है उसे पढ़ लीजिए, उससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं ना। मगर आपको पढ़ना है कि टीचर के माध्यम से, और कितना, बहुत कम, बहुत लिमिटेड। टीचर का माध्यम का मतलब क्या होता है कि वो अपने अनुभव का प्रयोग करके केवल उन बातों को बताए जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहले बार हम एक बार नज़र मार लेते, फिर एक एक बारे में बताएंगे। देखिए, संविधान की विशेषता, यूपी पैट के लिए हम स्पेशल क्लास है हमारी, और संविधान की विशेषताओं को हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमने हेडिंग डाली है संविधान की विशेषता। तो हमारी सबसे पहली विशेषता क्या है? विस्तृत संविधान। दूसरी विशेषता हमारी क्या है कि लिखित संविधान। दूसरी विशेषता, तीसरी क्या है? भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान। ठीक है, तीसरी विशेषता हमारी क्या है? संप्रभुत्व संविधान। ठीक है, चौथा हमारी क्या विशेषता है? संसदात्मक व्यवस्था। फिर है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संसदीय व्यवस्था। फिर आपकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। फिर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नम्यता तथा अनम्यता। फिर आपकी होगी एक विशेषता मौलिक अधिकार, राज्य के नीति तत्व, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, एकल नागरिकता, न्यायिक समीक्षा, आपातकालीन प्रावधान, स्वतंत्र निकाय, विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव। तो हमें हमारा संविधान इतनी सारी विशेषताएं हमें देता है कि हमारे संविधान का पहली विशेषता वो विस्तृत है। ठीक है, दूसरी हमारे लिखित है, तीसरा हमारे भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, वह यानी किसी और ने नहीं, भारतीय जनता ने उसे निर्मित किया है, बनाया है। ठीक है, संप्रभुत्व है, समझ गए नहीं। संप्रभुत्व का मतलब है कि हमारे ही अधीन है, हमारे ऊपर किसी बाह्य शक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, संसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ भी संसदीय व्यवस्था है, सॉरी संघीय व्यवस्था है। ठीक है, फिर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, आज़ाद है, निष्पक्ष है, बिल्कुल ईमानदारी से न्यायपालिका। और नम्यता और अनम्यता का भाव है हमारे यहाँ। मौलिक अधिकार दे रहा है हमारा संविधान, जो हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें आज़ादी देते हैं, हमारे जीवन को आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, एकल नागरिकता, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देता है, आपातकालीन प्रावधान है, और स्वतंत्र निकाय है हमारे पास, और विभिन्न देशों का प्रभाव भी है, जो कि हमारे विभिन्न स्रोतों के अनुसार आता है। तो ये तो है हमारे क्या आपके संविधान की विशेषता। परंतु विशेषता है क्या? 17 प्रकार की विशेषता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्रकार की विशेषता हमारे संविधान में, जो कि हमारे संविधान को दृढ़ और मजबूत बनाती हैं। ठीक है, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। समझ गए नहीं? तो अब हम इस पर एक एक करके बात जो है करने वाले हैं कि क्या है इनका विस्तृत, किस किस में हमें समझना है और कहाँ से की पॉइंट आते हैं। तो आपको अभी तक ये बात नहीं पता होगी कि हम इनको समझा करें। फिलहाल में तो इन चार में से कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा। आपका क्वेश्चन यही बन के आएगा कि निम्नलिखित कौन सा संविधान की क्या विशेषता क्या नहीं है। तो चार ऑप्शन इसमें उठा लेगा। पहला ऑप्शन देगा भारतीय जनता द्वारा निर्मित नहीं है, ऐसा देगा। दो देगा संप्रभुत्ता है, संसदीय व्यवस्था है, लिखित संविधान। तो कौन सा नहीं वाला गलत हो जाएगा। इनमें से चार ऑप्शन आएंगे आपके, उनमें से कोई सा आपका मिस किया हुआ होगा, या फिर तीन देगा, नीचे देगा उपरोक्त सभी। तो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं, एक एक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विस्तृत संविधान। तो थोड़ा इन पे ध्यान देंगे जो हमारी समझने वाली बात है, जो हमारी बात है जो है समझने वाली है। तो देखिए विस्तृत संविधान की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला संविधान शब्द। पहला अगर बात करें संविधान शब्द, तो संविधान शब्द जो दिया वो किसने दिया? वो जेम्स किसने दिया शब्द? जो सर हेनरी मैन ने, सॉरी किसने दिया? सर हेनरी मैन ने। तो ये शब्द जो दिया किसने दिया? हेनरी मैन ने। सर्वप्रथम संविधान, या ऐसा मान लो संविधान का पिता जो कहा गया वो किसे कहा गया? वो क्या गया? जेम्स मेडिसन को। जेम्स मेडिसन, ठीक है, इसे कहा गया। ठीक है, जबकि भारतीय संविधान का पितामह, भारतीय संविधान का पितामह किसे कहा गया? V.R. अम्बेडकर को। V.R. अम्बेडकर, ठीक है, किसे कहा गया? V.R. अम्बेडकर को। किसे कहा? V.R. अम्बेडकर को कहा गया। ठीक है भैया, इतनी बात। अब बात आती है विस्तृत संविधान का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में, भारत के मूल संविधान में क्या आपके 395 आर्टिकल और जबकि 8 अनुसूची। ठीक है भाई, 8 अनुसूची थी। आर्यभट्ट में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषा। ठीक है भाई, 3 सूची। ठीक है, आर्यभट्ट में, और 22 भाग। कितने भाग? 22 भाग ये थे मूल संविधान में। जबकि वर्तमान में क्या है? लगभग 456 आर्टिकल। ठीक है, 22 भाषा। ठीक है, 25 भाग। कैसे? खंड सहित। ठीक है, 3 सूची। और भैया 12 आपके अनुसूची। इस वजह से जो है ये हमारा क्या हो जाता है? विस्तृत संविधान हो जाता है भैया। कैसा हो जाता है? विस्तृत संविधान हो जाता है। ठीक है भाई, बताइए, विस्तृत संविधान हो जाता है। जबकि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान जो है वो कहाँ का है? संविधान कहाँ का? तो वो कहाँ का है? USA का। सबसे प्राचीनतम जो है वो कहाँ का है? USA का। तो ये तो होगी पहली विशेषता। अब इतना पढ़ के चलेंगे, आगे क्या जाने की ज़रूरत है भाई? आगे की जाने की ज़रूरत है, ये बताइए। इससे आगे जाने की ज़रूरत है, इसमें तो होगा नहीं ना। जो कि हमने लिखित की बात की, विश्व का सबसे लिखित संविधान जो है वो कहाँ का? अमेरिका का। ठीक है, चलिए, लिखित प्राचीनतम। अब हम दूसरी विशेषता की तरफ आते हैं। अब ये याद हो जानी चाहिए आपकी। दूसरा मैंने विशेषता आपको लिखाई थी लिखित संविधान। क्या लिखाई थी? लिखित संविधान बताई थी अभी आपको मैं। दूसरी क्या थी? लिखित संविधान। कैसा भैया? लिखित संविधान। अब देखिए क्या है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। यानी कि कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसमें आर्टिकलों की संख्या कितनी, 7। कितनी आर्टिकलों की संख्या 7। जबकि विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। ठीक है भैया, कहाँ का, ब्रिटेन का। इसमें आर्टिकलों की संख्या कितनी, अगर हम बात करें तो आर्टिकलों की संख्या इसमें बेटा कितनी, 25। आर्टिकलों की संख्या कितनी, 25। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अब बात आती है कि अमेरिका का संविधान कब हुआ था। तो अमेरिका का संविधान जो है, मैं आपको बताता हूँ क्या। अमेरिका का संविधान 1787 में बना था और 1789 में लागू हुआ था। कब हुआ था लागू, 1789 में लागू। और कौन सा सम्मेलन था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। ठीक है, इसकी बात हुई थी। क्लियर भाई, करो इसे जल्दी से नोट करो। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लो फुर्ती से बेटा। यही बहुत काम की चीज़ें चल रही हैं आपकी, ये बहुत काम की चीज़ें चल रही हैं। ऐसा मत सोचना कि हल्के में ले लेना इसको। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कभी इसी बात को आप हल्के में लेते रहो कि बस हमें तो बस यही पढ़ना था। तो जो काम की बातें हैं ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए तीसरी विशेषता देखते हैं क्या है उसमें। हम तीनों थोड़ा सा इन विशेषताओं के बारे में समझेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चों को इन विशेषताओं के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरी है जनता द्वारा निर्मित संविधान। जनता द्वारा निर्मित संविधान। तो अब इसका क्या मतलब है, जनता द्वारा निर्मित संविधान का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान को बनाने के लिए 1946 में एक क्या बनी थी, संविधान सभा बनी थी। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग थे, उन सबने अपने अपने मत दिए और जब जाकर इसका गठन हुआ। जबकि 1946 से पूर्व जितने भी संविधान थे वह ब्रिटेन की संसद से थे। ब्रिटेन की संसद से किससे बने हुए थे, ब्रिटेन की संसद से बने हुए थे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ से। ठीक है भाई, तीसरी व्यवस्था ये हो गई, तीसरी विशेषता जो हो गई ये हो चुकी है। अब बात करने वाले हैं चौथी विशेषता क्या है। चौथी विशेषता क्या है, समझने वाला क्वेश्चन तो यही है कि चौथी विशेषता को समझ लेंगे। ये शब्द बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपको। चौथी विशेषता वाला क्या है, संप्रभुत्ता। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। ये वाली बात बस याद रखना कि भारतीय संविधान किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। इतनी बात समझ लेंगे कि ये इसे क्या कहते हैं, संप्रभुत्ता होती है हमारी। कहते नहीं कि ये बोतल जो है वो मेरी है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, इसका मतलब इस पर मेरा अधिकार है, मेरा संप्रभुत्व है। तो इसी तरीके से संविधान जो है वो हमें संप्रभुत्ता देता है। यहाँ हमारे ऊपर, हमारे संविधान पर किसी और बाह्य शक्ति का कोई संप्रभुत्व नहीं है, अधिकार नहीं है। समझ गए, बाह्य शक्ति के अधीन नहीं आती हमारी। तो भारतीय जनता किसी भी, यहाँ भी ऐसा लिख सकते हो कि भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है,
अधीन नहीं है। ये भी बात आ जाएगी यहाँ से। फिर आपका एक आता है संसदीय व्यवस्था। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था, पांचवी बात क्या आती है आपकी, संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था ये क्या होती है? ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या होती है, देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र का जो नेतृत्व करता है, यानी केंद्र में जो शासन होता है वो किसके नाम से होता है? केंद्र में जो होता है वो केंद्र में होता है राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। जबकि राज्य में जो होता है किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से। तो राष्ट्रपति के नाम से, राज्यपाल के नाम से शासन होता है। परंतु अगर मैं बात करूं तो ये किसके अधीन होते हैं? ये जबकि शासन किसके अधीन चलता है या संचालित होता है? जबकि शासन संचालन जो होता है वो किसका होता है? मंत्री परिषद के। मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद किसके अधीन होती है? विधायिका के। किसके अधीन होती है? विधायिका के। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना है। यानी कि संसदीय व्यवस्था में क्या है कि केंद्र में जो शासन चलता है किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से। राज्य में जो शासन चलता है वो किसके नाम से चलता है? राज्यपाल के नाम से। जबकि शासन का संचालन जो करता है वो कौन सा करता है? मंत्री परिषद, और जो किसके अधीन रहकर? विधायिका के अधीन रहकर। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है उसके हाथ में वास्तविक शक्ति होती है, जबकि राष्ट्रपति के हाथ में जो होती है केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। ऐसे ही राज्य के राज्यपाल के हाथ में नाम मात्र की शक्ति होती है और वास्तविक शक्ति होती है मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। जबकि इनमें जो शासन की शक्ति होती है रियल में वो क्या होती है? केंद्र में लोकसभा के हाथ में होती है, लोकसभा के अधीन रहते हैं। जब तक लोकसभा का विश्वास है जब तक प्रधानमंत्री है। ऐसी राज्य में जो है विधानमंडल के अधीन होता है। जब तक विधानमंडल है जब तक राज्य में शासन है। अगर इनका विश्वास उठ गया तो केंद्र में, अगर लोकसभा का विश्वास उठ गया तो प्रधानमंत्री का शासन खत्म, और अगर राज्य में विधानसभा का अगर शासन मतलब विश्वास उठ गया तो मुख्यमंत्री का शासन समाप्त। इसलिए इस बात को यहाँ समझा जाता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये हो चुकी हैं हमारी 5। ठीक है भाई, 5 विशेषता हमारी अभी तक हो चुकी हैं, अभी तक यहाँ से समझ गए। और आप छठी व्यवस्था समझोगे क्या है? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ एकात्मकता के साथ झुकाव या की ओर झुकाव, ऐसे लिखो, की ओर झुकाव, की ओर झुकाव के साथ संसदीय व्यवस्था इसे मान सकते हो। संसदीय व्यवस्था मतलब क्या है? देखिए संविधान में अगर मैं यहाँ पर एक बात को समझूं तो क्या है? देखिए संविधान में संघ राज्य शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है। फिर भी भारत को राज्यों का संघ कहा गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अब ये बात समझने की है। मतलब क्या है? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संसदीय व्यवस्था, यानी कि संविधान में कहीं भी संघीय राज्य शब्द का जिक्र नहीं है, फिर भी क्या है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया। यानी क्या कहा? भारत एक ऐसी जगह है जहां पर राज्यों का संघ या समूह रहता है। यानी कि ऐसा मान लो कि यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि राज्यों का संघ, यानी स्टेट ऑफ यूनियन कह सकते हो इसको। ठीक है, यानी कि जितने भी स्टेट है उनकी क्या बनी हुई है? यूनियन बनी हुई है एक तरीके की। ठीक है भैया, तो यहाँ पर 7वां जो होता है वो क्या होता है? 7वां जो होगा वो कौन सा होगा? देख लीजिए यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि राज्यों में क्या है? हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट, और केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमें निष्पक्ष करते हैं, स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष कार्य करते हैं, ये किसी के अधीन नहीं आते। हाई कोर्ट किसी के अधीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी के अधीन नहीं है, यानी कि अगर अपना फैसला देना है तब, परंतु यह है हम राज्य के हाई कोर्ट के ऊपर अपील कर सकते हैं, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, उनके न्यायालयों के उनके निर्णयों पर जो है हम अपील कर सकते हैं दोबारा से कि हमें ऐसा लग रहा है कि गलती है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं समझौता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारी न्यायपालिका जो है वो सबसे क्या है, ऊपर। तो न्यायपालिका किसे कहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, समझे नहीं। तो ये किसी के अधीन नहीं है न्यायपालिका, और इसी के अधीन जो है हम यहाँ काम करते हैं। फिर यहाँ पर 8वां जो है वो एक शब्द आता है नम्यता, नम्यता व अनम्यता, नम्यता और अनम्यता। इस बात को समझिए, इसे कहते हैं कठोर एवं लचीला, कठोर एवं लचीला। तो कठोर एवं लचीला का पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है, वो संविधान संशोधन से पता चलता है। वो कहाँ से पता चलता है, संविधान संशोधन से। यानी कि सबसे कठोर जो संविधान है वो कहाँ का है, वो अमेरिका का है। वहाँ पर संविधान संशोधन करना जो है बहुत टफ है, समझिए, वहाँ पर संविधान संशोधन करना बहुत टफ है। जहाँ पर संविधान संशोधन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, यानी कि जहाँ पर केवल मतलब क्या है कि संसद के 2/3 सदस्यों के बाद भी हमें राज्यों के बहुमत की वो होती है, गुंजाइश होती है, तो हम कहते हैं कठोर। क्यों, अगर संसद ने पास कर दिया, बाद में राज्यों ने पास नहीं करा, तो वह बहुत मुश्किल है हमारा संसद। ऐसा जो होता है वो कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है। जबकि सबसे लचीला जो है वो कहाँ पर होता है, वो ब्रिटेन में होता है, कि जहाँ पर सीधे 2-4 आदमी बिठाए, यानी कि साधारण जनता बहुमत के आधार पर हो सकते हैं। केवल मंत्री लोगों ने जो है वो फैसला दे दिया। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, दोनों हैं, हमारे यहाँ कठोर भी है और लचीला भी, दोनों का मिक्स है। यानी मतलब कुछ ऐसे जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, उसकी सीमा परिवर्तन करना, इसके लिए जो है हमें क्या है, साधारण बहुमत से ही हमें संशोधन कर लेते हैं, जबकि ये कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, जबकि हमें संविधान संशोधन जैसे संविधान में कोई सुधार करना हो, कोई संविधान में नया अंग जोड़ना हो, किसी संविधान के अंग को समाप्त करना हो, उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुल उपस्थित बहुमतों का कितना, 2/3 सदस्यों का, जो संसद के सदस्य उपस्थित सदस्य होते हैं उनका 2/3 जो है विशेष बहुमत के आधार पर जो है हमें करना होता है। इस वजह से हमारा संविधान जो है वो कठोर भी और लचीला दोनों है। ठीक है भाई, ये ज़्यादा यहाँ तो क्वेश्चन आएंगे नहीं समझने के लिए। ठीक है भैया, ये तो बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या विशेषता, जिससे कि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए विशेषता। ठीक है, वरना तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न से कौन सी संविधान की विशेषता है या निम्न से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछेगा कि संप्रभुत्व किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आता है आपका 9वां, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता मतलब क्या है, एक ही नागरिकता होना। ठीक है, दोहरी नागरिकता का मतलब अलग है। मतलब क्या है, हमारे भारत में एक इस प्रकार की नागरिकता है, अगर हम यूपी में रहते हैं तो यूपी की नागरिकता हमें लेने की जरूरत नहीं है, केवल भारत की नागरिकता से काम चल जाएगा, तो इसे कहते हैं एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका में क्या है कि अमेरिका देश की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, और जिस प्रांत में रहोगे, जिस राज्य में रहोगे, आपको वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। इस वजह से हम वहाँ क्या कहते हैं, दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर, अमेरिका में। तो हमारे यहाँ भारत में क्या है, एकल नागरिकता। समझ गए इस बात को। यहाँ पर किसी भी राज्य में रहो, परंतु नागरिकता आपको भारत की लेनी पड़ेगी। ठीक है, भारत की लेनी पड़ेगी, उस राज्य की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। जबकि अमेरिका में पहले तो जिस राज्य में रह रहे हो वहाँ की नागरिकता, और फिर अमेरिका देश की नागरिकता। ठीक है, तो उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए भैया, अगर आ गई हो तो बात समझ में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, बताओ क्लियर। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं आपको मूल अधिकारों के बारे में। 10वां जो हम क्या कह सकते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकारों का अधिकार है हमें। मतलब क्या है कि मूल संविधान में हमारे कितने अधिकार थे, वो 7 मौलिक अधिकार थे। कैसे थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जो हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए हमें अधिकार देते हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन को यापन करने के लिए हम अधिकार देते हैं। ऐसे कितने 7 अधिकार थे, परंतु क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार जो है, कौन सा संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के चलते और 1978 में इसे हटा दिया गया। और वर्तमान में कितने अधिकार रह गए, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है, 6 रह गई है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है, 6 रह गई है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में नहीं। तो मूल अधिकार जो है हमारे जीवन को मतलब क्या है,
हम अपने जीवन को यापन करने के लिए जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार, ठीक है, तो ये सारे जितने भी अधिकार हमें दिए गए हैं, तो हम उन अधिकारों के हनन होने पर जो है, हम अपने अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता। ठीक है, किस कंडीशन में, जब हमारे देश में कोई आपात या कोई आपदा ना आई हो तब। अगर आपात और आपदा है तो हमारे अधिकारों को छीना जा सकता है। ठीक है भाई, हमारे अधिकारों को छीना जा सकता है। जैसे कि कोविड-19 में हमारे अधिकार छीन लिए गए थे, कुछ अधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है, 10 हो चुके हैं। फिर आपका आता है DPSP, यानी कि कौन सा आता है, DPSP, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये संविधान के कहाँ पर, ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में। तो देखिए क्या, आदमी को जीवन जीने के लिए जो अधिकार देता है वो केंद्र सरकार देती है। तो केंद्र सरकार जो देती है मूल अधिकार देती है, जबकि कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है कि राज्य में बीमारी ना हो, राज्य में लोग भूखे ना मरे, राज्य में स्वास्थ्य ठीक रहे, राज्य के कामकाज अच्छे तरीके से चलते रहे। तो ऐसे जो अधिकार देते हैं, राज्य में लोगों की शिक्षा, राज्यों में पर्यावरण, राज्यों में एटमॉस्फेयर, तो प्रत्येक राज्यों की जिम्मेदारी होगी। उसके लिए क्या होता है, राज्यों के DPSP होते हैं। किसमें है, भाग 4। और आर्टिकल किसमें है, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक ये निहित है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार, मतलब हमारा संविधान प्रत्येक राज्य को जो देता है, प्रत्येक राज्यों को ये दायित्व देता है कि उसके राज्य में जीवन यापन करने वाली जनता जो है, आप उनका ध्यान रखो, उनका भरण पोषण अच्छे से करिए। ठीक है, उनके स्वास्थ्य को, वरना किसी राज्य मुख्यमंत्री, मान लीजिए कोविड-19 आया, अगर DPSP ना होते तो योगी जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि इतना पैसा बर्बाद करने की, इतना पैसा लगवाने की, वो तो बर्बाद ही माना जाता। अगर राज्य की जिम्मेदारी न होती संविधान में, तो जो भी मर रहे थे मरने देते, क्यों वैक्सीन लगवा रहे थे। मगर ये संविधान में लिखा है, इस वजह से उनकी जिम्मेदारी है कि अगर अपने राज्य का मुखिया है तो अपने राज्य की निगरानी करेंगे, उनके लोगों की निगरानी करी जाएगी यहाँ से। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आता 12वां, मूल कर्तव्य। ठीक है भैया, ये मूल संविधान में नहीं थे, ये बात याद रखनी, मूल संविधान में नहीं थे, तो ये बात याद रखनी, मूल संविधान में ये नहीं थे। ठीक है, जबकि इन्हें कब, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया। क्या करा गया, जोड़ा गया, जो कि ये अधिकार देता है। जब प्रारंभ में कितने थे, अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जो जोड़े गए थे वो कितने थे, इनकी संख्या 10 थी। ठीक है, जबकि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वो 11 है। और 11वां कौन सा है, 11वां जो है वो कौन सा है, 11वां है 86वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। तो नीति निर्देशक तत्व क्या सिखाते हैं हमें कि जैसा केंद्र की जिम्मेदारी मूल अधिकारों की है, व्यक्ति को देने की, ठीक है, ऐसे ही राज्यों की जिम्मेदारी जो है व्यक्तियों को जीवन पर यापन करने की जो है वो DPSP में है। तो मूल कर्तव्य का मतलब व्यक्ति का भी कुछ अधिकार है, व्यक्ति का भी कुछ अधिकार होता है, वह राज्य और केंद्र के जो संपत्ति है उनका ध्यान रखे, उनके हित में सोचे और उनकी गरिमाओं का पूरी तरीके से निर्वहन करे। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी जो है नागरिक के ऊपर आ जाती है, इसलिए कहते हैं मूल कर्तव्य। हमारे कर्तव्य का, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, समझ गए नहीं। तो वो ड्यूटीज़ जो है निभानी है प्रत्येक व्यक्ति को, जो कितनी है 11 ड्यूटीज़ दी हैं हमें केंद्र ने, कि हमें वो 11 की 11 ड्यूटी जो है हमें निभानी है। तो अभी हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे ना तो अच्छे समझ जाएंगे। फिलहाल में अभी हम विशेषता बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है भाई, केवल पैट के नज़रिए से। वैसे तो हमने क्लास, बहुत बड़ी क्लास इनकी बना रखी है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट जो भी है वो क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। तो देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है प्रत्येक 18 वर्ष का जो है, 18 वर्ष का व्यक्ति जो है मतदान कर सकता है, मतदाता सूची में उसका नाम आ जाता है। ठीक है, जबकि वोट देना कैसा है, राजनीतिक अधिकार, इसे वैधानिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैधानिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है भैया, ये अब राजनीतिक आने लगा, वैधानिक कम आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने वैधानिक लिखवाया है। और पहला जो आयु थी वो पहले कितनी थी, पहले थी आयु 21 वर्ष,
मगर कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन जो हुआ, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ भैया? वो हुआ 1989 में, और इसमें 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी? 18। ये वाला एग्जाम में बहुत आता क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत आता क्वेश्चन भैया, ठीक है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत आता परीक्षा में। करो जल्दी से इसको नोट, मतलब एकदम समझना है मोटी मोटी तौर पे बात, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास का मतलब नहीं है। आपको पैट में पूछा जाएगा कोई, आप यूपी पीसीएस की तैयारी करने थोड़ा ही जा रहे हो। हाँ भाई, यूपी पीसीएस की तैयारी करने थोड़ा ही जा रहे हो, ठीक है, आरी बात समझ में नहीं? चलो इसके बाद की बात बताते हैं आपको। सार्वभौमिक मताधिकार के बाद में क्या है आपका है न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा, ठीक है भाई। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राज्य में विधानमंडल और केंद्र में विधायिका के मामलों पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, यानी जो फैसला इन्होंने किया है उन पर भी क्या कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं और हम अपना फैसला, यानी इनके ऊपर भी हम क्या है अपनी जांच बिठवा सकते हैं, ठीक है। आर्य बात समझे? किसके अकॉर्डिंग? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार भैया? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जाकर, ठीक है। अब आपातकाल का तुम्हें पता होना चाहिए, आपातकाल का तुम्हें पता होना चाहिए जरूर। क्या है आगे कौन से कि हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था भी दी गई है। किसकी? आपातकाल की व्यवस्था, ठीक है भैया। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, ये किस में है? 352 आर्टिकल में, ठीक है। जबकि दूसरा जो है वो राज्य आपात कह सकते हो, आपात, या राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हो। ये कब से कब तक है? ये 55 तक है भैया, और ये 356 से लेकर 59 तक है। कब तक है? 59 तक। फिर एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। कौन सा होता है? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात ये किसने है? 360 में। तो थोड़ा सा ये याद रखना है, इतना याद रखना। तो अगर देश में कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो क्या कर सकते हैं? हम राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, ठीक है। और राज्य में अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो राज्य आपात, ये तो लगते रहते हैं। राष्ट्रपति शासन, जब संविधान के अनुसार वहाँ का मुखिया जो है उस शासन को नहीं चला पा रहा है और संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है? वहाँ का राज्यपाल जो है वहाँ पर राष्ट्रपति को शासन करने के लिए आमंत्रित करता है। बस थोड़ा समझ लो, इसमें ज़्यादा नहीं करना, बस ये बात याद रखो विशेषता से। बाद में मौका मिलेगा आपको इनको पढ़ने का, ठीक है। फिर बात आती है स्वतंत्र निकाय। क्या आता है? स्वतंत्र निकाय, ठीक है भाई। संविधान में एक हमारी क्या है? कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं। क्या है? स्वतंत्र निकाय, जैसे कि यूपीएससी हमारा स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। ठीक, दूसरा जो है हमारा कैग, CAG, ठीक है। फिर आपका राज्य वाला जो हो जाएगा SUPSC, यानी स्टेट यूपीएससी आपका ही हो जाएगा, ठीक है। या एस की जगह C कर दो, ज्वाइंट वाला कर दो, तो ज्वाइंट यूपीएससी जो 2 से अधिक राज्यों के लिए कराता है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एक आपका कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, और स्टेट PCS हो गया। और एक आपका हो गया निर्वाचन आयोग। क्या हो गया? निर्वाचन आयोग, ठीक है भैया। तो ये कुछ ऐसे निकाय होते हैं स्वतंत्र, जो हमारे देश में जो कार्य करने वाले होते हैं उनके ऊपर जो है, देखो यूपीएससी हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं A ग्रेड वाले, उनको चयन करता है। कैग जो है हमारा नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक होता है, यानी क्या करता है? निगरानी करता है हमारे खर्चों की, ठीक है, सरकार की। ये 2 से अधिक राज्यों के ऊपर सेवा कराता है, यानी कि अधिकारियों की नियुक्ति कराता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग जो है जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन सबके जो है चुनावों में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, इनको चुनाव करवाता है। तो ये क्या है? हमारे स्वतंत्र निकाय हैं। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र निकाय करने की, किसी का अधीन नहीं रहने की, किसी का अधीन नहीं है। ऐसा नहीं कि पता चला राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा और राष्ट्रपति जो निर्वाचन आयोग को खरीद लेगा और चुनाव मंडल जो है उसी को जिताएगा, ठीक है। या पता चला कि यूपीएससी में राष्ट्रपति के व्यक्ति बैठे हैं कुछ जानने वाले, तो वो क्या है? राष्ट्रपति वाले के जो लोग हैं या जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसके मिलने वाले, केवल उन्हीं को IAS अधिकारी बनवाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आर्य बात समझ में नहीं? तो इस तरीके से। फिर एक आपका होता है कह सकते हैं विभिन्न स्रोतों का अधिकार या का प्रभाव।
ठीक है भाई। तो हमारे संविधान में जो विभिन्न स्रोतों का प्रभाव है, विभिन्न देशों से संविधान के कुछ अंग लिए गए हैं, जैसे अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस है, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ से क्या लिए गए हैं, विभिन्न स्रोतों से संविधान बना है। तो ये हमारे संविधान की जो है कुछ विशेषता है, जहाँ जहाँ हमें लगा कि हमारे संविधान में कुछ कमियां हैं और हमें दूसरे देशों में कुछ अच्छी चीज़ें लगी, तो हमने उनको क्या करा, ग्रहण किया, ठीक है, लिया और अपने संविधान में क्या करा, मेंशन किया उनको। ठीक है दोस्तों, तो केवल पैट के लिए इतना समझना, ज़्यादा मत पढ़ो, इतना नहीं आता। पैट का पेपर आप पेपर दोगे, देख लेना, इस बार तो 20 लाख ही बच्चों ने फॉर्म भरा है, समझ गए नहीं, 37 लाख नहीं भरा, 20 लाख ने भरा, पेपर कम, पेपर हल्का बनेगा, समझ गए नहीं, पेपर हल्का बनेगा, 20 लाख ने भरा केवल फॉर्म। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं नई क्लास में। आज की क्लास केवल इतनी करने वाले हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब है क्लास को कि आपको ज़्यादा डीप में ले जाना, और ज़्यादा डीप का मतलब है कि जो काम की बात है वो भी समझ में नहीं आने की फिर तुम्हारी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।